हेलो एवरीवन, CUET निम्बस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताया कि हमने यहाँ पे लक्ष्य बैच चलाया हुआ है, जहाँ पे हम आपके CUET एग्ज़ाम की फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। जो आपका एग्ज़ाम 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस के थ्रू आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो सभी ने यहाँ पे सेशन को लास्ट तक जरूर लगाना है। जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ के जाना है, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसको यहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है जी। और साथ में अगर सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को यहाँ पे आपने लाइक एंड शेयर भी करना है। आगे बढ़ते हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, द लैक ऑफ विच मिनरल लीड टू द मसल क्रैम्प्स एंड आपका स्पैम्पस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा मिनरल अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं मसल्स में, ठीक है। तो उसके मेन रीजन यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है या फिर आयोडीन है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। और टॉपिक्स आपने जैसे मिनरल्स है, विटामिन है, ठीक है, उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स होल अगर इसके टॉपिक की बात की जाए तो आपने वो पढ़ के जाना है। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका मैग्नीशियम। अपने याद रखना है कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए, ठीक है, हमारे मसल्स में, तो क्रैम्प्स और यहाँ पे आपको जो स्पैमस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी आपका यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ठीक है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशन यहाँ पे कोज होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आपने पहले सिंपल याद रखना कि जो प्रोटीन कमी है इससे ज्यादातर बीमारियां बच्चों में देखने को मिलती हैं, और बच्चों में मेनली दो तरह की बीमारियां आपकी प्रोटीन की कमी से देखने को मिलती हैं। अगर एडल्ट्स की बात की जाए तो इतना प्रोटीन की कमी की वजह से बीमारियां नहीं वो देखने को मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी है, एनीमिया है, क्वेशियोरकर है, स्कर्बी है या फिर रिकेट्स है, ठीक है। तो आपने याद रखना है एनीमिया तो आपको यहाँ पे अगर खून की कमी हो जाए तो एनीमिया देखने को मिलता है। स्कर्बी यहाँ पे किसकी वजह से होता है, तो विटामिन सी, ठीक है, कौन सा है, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्बी देखने को मिलता है। अगर मैं रिकेट्स बीमारी की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सुन रखा होगा यहाँ पे विटामिन डी, ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से आपको यहाँ पे ये रिकेट्स नामक बीमारी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे क्वेशियोरकर की, ठीक है, तो क्वेशियोरकर आपने यहाँ पे याद रखना है ये होता है आपका किसकी वजह से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। और एक और बीमारी होती है इसको बोलते हैं मरासमस, ठीक है, कौन सी, MARASMUS, ठीक है, मरासमस। तो दो बीमारियां आपकी प्रोटीन की कमी से देखने को मिलती हैं, तो बच्चों में होती है स्पेशली। और ये शुरू कब से होती है, 1 साल से लेके आपका यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे आपके 2 साल या 3 साल के बच्चों के बीच में ये बीमारियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। कई 6 महीने से लेकर स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, कई यहाँ पे 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में आपकी देखने को मिलती है, बट स्पेशली बच्चों में ये बीमारी होती है क्वेशियोरकर मरासमस। तो ये होती है आपकी प्रोटीन की कमी से, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है जी। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच क्लोज टू 3, ठीक है। तो आपको पता है पीएच स्केल होती है जिसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा यहाँ पे बेस है। तो यहाँ पे जो आपकी स्केल रहती है ना, ये आपका 7 होता है बीच में, इसको बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 0 से लेकर 7 तक, यहाँ पे ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं अम्लीय प्रवृत्ति। इसके क्या होते हैं आपके, ये आपके एसिड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 7 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, ये आपके बेसिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे जितनी वैल्यू कम होगी, सपोज करो एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है, तो एक की यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा होगी, एक ज्यादा अम्लीय होगा, 2 उससे कम यहाँ पे अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो लेकिन मैं बात करता हूँ 10 और 14 में, तो 14 की जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो ज्यादा होगी। तो मतलब आपने 7 से देखना है, 7 से अगर मैं इधर जाऊंगा तो आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ से आपने याद रखना है। और अगर किसी की पीएच अगर क्लोज टू 3 है तो ये क्या है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, सोपी वाटर है या सॉल्ट वाटर है। तो देखो आपका जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, वो तो आपका यहाँ पे बेस होता है, सोपी वाटर भी क्या होता है, ये भी बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका विनेगर, जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे सिरका बोलते हैं। और यहाँ पे आपने इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, ये तो कॉमन नेम यहाँ पे विनेगर है ना, आपसे यहाँ पूछा जाएगा बताओ जी इसका केमिकल नेम बताओ क्या है, क्या है केमिकल नेम आपसे यहाँ पूछा जाएगा। तो केमिकल नेम क्या है, तो आपने एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या रखना है याद, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड आपको इसका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, तो CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, कितना, CH3COH, ठीक है। इसको सिरका भी बोलते हैं, ठीक है, विनेगर, एसिटिक एसिड, और फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है
तो कौन सी गैस वहां से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेटल अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया HCl। HCl आपका क्या है यहाँ पे, ये एक आपका एसिड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको रिएक्ट कर दिया मेटल से, मेटल में ले लेता हूँ, सपोज करो मैग्नीशियम ले लिया मैंने, मैग्नीशियम मेटल से मैं रिएक्ट करूंगा तो ये जाएगा इससे, तो ये बनेगा MgCl2। ये बताने के लिए ताकि समझ आ जाए आपको, यहाँ पे गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब कभी भी एक मेटल रिएक्ट करता है किससे, एसिड के साथ, तो क्या बाहर निकलता है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगा सकते हो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉपअप साउंड, पॉपअप, ठीक है। कौन सा साउंड होती है, पॉप अप साउंड आपको यहाँ पे दिखती है, जैसे आपकी फटफट की आवाज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, आप यहाँ से अगर माचिस की तीली जलाओगे तो आपको यहाँ पे पॉपअप साउंड यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो वहां से लग जाता है पता कि वो कैसी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, कैसे पूछे जा सकते हैं, और आपने उनके बारे में अलग अलग चीजें क्या याद रखनी है ना। एटॉमिक नंबर भी पूछा सकता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 होता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं, तो 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना। तो ये आपने चीजें यहाँ से सिंपल सिंपल याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एटॉमिक पार्टिकल दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि न्यूट्रल कौन सा होता है, तो न्यूट्रल N से N याद रखना है आपने। न्यूट्रल में N आता है, जिसपे पॉजिटिव भी नहीं होगा नेगेटिव भी नहीं होगा, वो क्या होता है, वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल N से N क्या याद रखोगे, तो न्यूट्रॉन आपने याद रखना, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज, ठीक है। 0 चार्ज होता है आपका न्यूट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का उल्टा, ठीक है, क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। तो इसको बोलते हैं इसका एंटी पार्टिकल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल। तो आपसे पूछा गया बताओ जी एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो वो आपका पॉजिट्रॉन होता है। ये आपने यहाँ से याद रखना है। अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम आपका यूनिट यहाँ पे चार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और कूलम किसके यूनिट होते हैं, तो आपने याद रखना कि चार्ज के आपके SI यूनिट क्या होते हैं, तो कूलम ही आपके SI यूनिट होते हैं चार्ज के, ठीक है जी। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे NaHCO3, ठीक है। ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या हाइड्रोकार्बोनेट भी यहाँ पे केवल बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपको कहीं लिखा होगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट। तो दोनों आपने याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये किसका यहाँ पे केमिकल नेम है, वॉशिंग सोडा का, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बेकिंग सोडा का, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो आपने यहाँ से याद रखना है ये किसका होता है आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा है उसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका NaCO3 होता है, और केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखने को मिलता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हो तो ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, और इसमें क्या होता है आधा वाटर का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट आपका आधा वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। अगर कैल्शियम सल्फेट होगा और यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम जिप्सम, है ना, GYPSUM, ठीक है। या यहाँ पे आपने ये याद रखना है, जिप्सम बोलते हैं आपका कैल्शियम सल्फेट जिसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। अगर आपको यहाँ पूछ जाए कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। 10H2O भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉशिंग सोडा में। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ हम यूज करते हैं, तो आपके पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपने याद रखना है, ये इसका आपको केमिकल नेम देखने को मिलेगा। और केमिकल फॉर्मूला की बात करता हूं तो वो होता है आपका CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपने जो भी कॉमन नेम है, जो भी उनके फॉर्मूलाज है, वो आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पिछले बार भी देखने को मिला है और आगे भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बोला जा रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे NaOH, ठीक है, NaOH होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे बोला गया कि यहाँ पे इसका यूज किसके लिए नहीं किया जाता, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर, ठीक है, तो सोप बनाने में यूज होता है, न्यूज़पेपर में यूज होता है, आपका डिग्रीजिंग मेटल्स में, या पिकल को प्रिजर्व रखने में, ठीक है। देखो आपका इतना तो पता होगा कि अगर हमने पिकल आपने कभी डाला हुआ है, जब आप अचार को यहाँ पे रखते हो प्रिजर्व करके, अचार आपको पता होगा कि कई बार अचार आपका 2-2 साल, है ना, 3-3 साल खराब नहीं होता। उसमें डालते क्या हो आप, एक तो आप वहां पे सॉल्ट का यूज करते हो, है ना, क्या डालते हो, नमक डालते हो, नमक को क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, ठीक है। और नमक को जब हम पानी में मिक्स कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राइन क्या होता है, एक्वस, एक्वस NaCl को क्या बोला जाता है, तो ब्राइन बोला जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा हम इसमें क्या डालते हैं, इसके अलावा इसमें हम यहाँ पे डालते हैं ऑयल, ठीक है। देखा होगा आपने कि जब कभी तेल बनाया जाता है, जब कभी अचार बनाया जाता है, तो उसमें यहाँ पे तेल में उसको डिप किया जाता है ताकि उसका आउटसाइड यहाँ पे जो गैसें हैं उनसे रिएक्ट ना हो, रिएक्ट नहीं करेंगी तो आपका यहाँ पे अचार खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि हम इन दोनों चीजों का यूज करते हैं। आपने सुना तो नहीं होगा कभी कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है अगर आपने अचार को बचा के रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है सेशन, लाइक सभी ने जरूर करना है और यहाँ पे शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करना है। आगे बढ़ते हैं जी, बोला गया थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली बोला गया, यहाँ पे थर्मोडाइनमिक, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जब कुछ चीज चेंज हो रही है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज चेंज नहीं हो रही है ना। डायनेमिक यही होता है ना कि जब हमने क्वेश्चन का ही अलग से पूछ लिया, डायनेमिक क्वेश्चन हमने उसका ना पूछ के उसकी एप्लीकेशन पूछ ली तो डायनेमिक हो जाता है। थर्मोडायनेमिक मतलब जब आपका यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेबल जो कार्बन की फॉर्म है वो कौन सी देखने को मिलती है, कोल है, फ्लोरियंस है, ग्रेफाइट है, या फिर आपका यहाँ पे डायमंड है। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये सारे किससे मिलके बने हुए हैं, ये कार्बन से मिलके बने हुए हैं। हमारी बॉडी में भी क्या है, कार्बन आपको हमारी बॉडी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम ये करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ना, तो कार्बन तो हमारी बॉडी में भी है। तो उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे स्टेबल फॉर्म कौन सी है, तो आपने याद रखना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन, ये आपने यहाँ से याद रखना है। ग्रेफाइट का यूज हम यहाँ से लुब्रिकेंट भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मशीनों के पार्ट में यूज किया जाता है। इसको यहाँ पे एज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी यूज किया जाता है। तो ये चीज आपने याद रखना है। ज्योमेट्री कैसे होती है, तो हेक्सागन, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का देखने को मिलता है हेक्सागोनल। तो ये आपने यहाँ से ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एंटर द लीफ थ्रू डिफ्यूजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, ठीक है, तो क्या हमारी बॉडी में डिफ्यूजन होता है, तो इसका आंसर होगा रॉन्ग, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होती है, काफी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो डिफ्यूजन हमारी बॉडी में नहीं होता, लेकिन पेड़ पौधे जिनको बहुत कम मतलब एनर्जी की जरूरत कम पड़ती है, लंबे लंबे टाइम तक ये बिना एनर्जी के भी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, थोड़ी एनर्जी में सर्वाइव कर पाते हैं। तो इनमें डिफ्यूजन की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। और जब डिफ्यूजन होता है इनकी पत्तियों के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या बोला गया है, कौन सी गैस यहाँ पे एंटर करती है इनकी पत्तियों में, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन है। तो सिंपल सा है, हम क्या छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जितना पेड़ पौधे ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगी, उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है आपस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पदार्थ, ठीक है, मैटर, यहाँ पे इनमें से कौन सी एग्जांपल आपकी मैटर की है। तो मैटर क्या होता है, देखो ऐसी कोई भी चीज है जिसका कोई स्थान होता है, कोई भार होता है, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाइट का कोई स्थान भार होता है, नहीं होता, साउंड का होता है, नहीं होता, शेडो का होता है, नहीं होता। जबकि एयर क्या है, ठीक है, एयर इज ए मैटर, तो यहाँ पे एयर का उस स्थान भी होता है, भार भी होता है। अगर आप यहाँ एयर फिल करोगे यहाँ पे, है ना, गुब्बारे में, तो उसका कोई होता है ना, यहाँ पे कुछ स्थान भी गिरती है, कुछ उसका वेट भी होगा, ठीक है, कुछ वॉल्यूम भी होगी। तो ये आपने याद रखना, ये होता है मैटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो जब जब हम जितना जितना हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं
वो कम क्यों होता रहता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटी के बोला गया इंक्रीज करती है हाइट के साथ, कि हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। क्या बोला गया, एयर डेंसिटी डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। जो आपका हवा का घनत्व है उसमें जो गैसेस की मात्रा है वो ऊंचाई के साथ कम होती जाती है। आगे बोला गया टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ, और आगे बोला गया विंड वेलोसिटी डिक्रीज करती है हाइट के साथ, ठीक है। होता क्या है, अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है सरफेस के ऊपर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि वहां पे गैसेस का घनत्व या फिर गैसेस की डेंसिटी कम होती जाएगी। डेंसिटी कम होती जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो वहां पे क्या होगा आपका हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपको यहाँ पे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी सेशन को लगा रहा होगा साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहना, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस को दिखाता है कि कितनी तैयारी आपने करी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलेगा लाइकन्स के बारे में, ठीक है, कि लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, ठीक है। तो लाइकन्स यहाँ पे किस चीज के बारे में दिखाते हैं, कौन से पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर लाइकन्स, तो साउंड पोल्यूशन का, नॉइज पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, या फिर आपका वाटर पोल्यूशन का। तो याद रखना यहाँ पे अगर बात की जाए, हम यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात की जाए, ठीक है, कि हवा में कितना प्रदूषण है, तो उसके बारे में यहाँ पे सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या है, तो लाइकन वहां पे सबसे बढ़िया इंडिकेटर है, ठीक है। तो वो बताता है कि हवा में कितना पॉल्यूशन है या फिर कितना कम पॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोले गया व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, ठीक है। तो देखो आपसे पूछा गया जो आपका लाइट है ना विबग्योर है, जब यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म में से जब आपकी व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये 7 अलग अलग कलर्स पे टूटती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कलर क्या होगा, है ना, कि वो जो कलर है वो कौन सा निकलेगा, ना लाल पीला हरा नीला कौन सा निकलेगा। तो वो जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे, क्वालिटी पे, या फिर वेलोसिटी पे। तो याद रखना यहाँ पे कि जो कलर होता है लाइट का वो किससे रिलेट करता है, वो यहाँ को इसकी वेवलेंथ से रिलेट करता है। वेवलेंथ, अब लेंथ है तो इसको किसे मेजर करेंगे, तो मीटर में हम मेजर करते हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर सेंटीमीटर, आपको इसके यूनिट देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी को इसमें मेजर करते हैं हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज हो गया, या फिर आपका सेकंड इनवर्स हो गया, दोनों आपने याद रखने फ्रीक्वेंसी के आपके यूनिट होते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी के क्या होते हैं यूनिट, तो वेलोसिटी के होते हैं आपके मीटर सेकंड इनवर्स 1, ठीक है। तो मीटर सेकंड इनवर्स 1 आपको यूनिट देखने को मिलते हैं वेलोसिटी के, तो ये यूनिट भी याद रखने हैं, और वैसे भी जो टर्म्स है आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बोला गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ SO2 गैस, SO2 क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसी होती है, एक काफी पंजेंट स्मेल होती है, तीखी स्मेल होती है, जैसे सड़ा हुआ अंडा होता है ना, वैसी गंध आपको यहाँ पे आती है, किसकी, SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की। लेकिन रंग कैसा होता है इसका, आपसे रंग पूछा गया है, हरा हो, ब्लू होता है, ग्रे होता है, कलरलेस होता है, या ब्राउन होता है। तो याद रखना यहाँ पे ये कलरलेस गैस होती है, ठीक है, जिसमें काफी तीखी पंजेट आपको स्मेल यहाँ पे, ठीक है, आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो ये देख लेना यहाँ पे किस कलरलेस गैस होती है, पंजेट होती है, ठीक है, चोकिंग ओडर होता है, जैसे गला घोटने वाली स्मेल होती है इसकी, ठीक है। और इसको बोलते हैं यहाँ पे जैसे माचिस की तीली जला के उसको एक बार सूंघना एक बार, ठीक है। तो जैसे वो स्मेल आएगी ना वैसे ही आपको स्मेल आती है जब यहाँ पे SO2 को जलाया जाता है, ठीक है। आगे बोला गया विच ऑफ दिस इज नॉट ए इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा यहाँ पे एक संक्रामक रोग नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के साथ बैठे हो, खाना शेयर कर रहे हो, ठीक है, उससे टच कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में बीमारी वो नहीं फैलेगी। कौन सी बीमारी है, कोलरा, ठीक है, जिसको हैजा बोलते हैं, डायबिटीज, मधुमेह, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपका ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे बोला, आपको बोलना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है कि देखो डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारी है, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे इसको बोला जाता है कि इन्फेक्शन से आपकी मतलब नहीं, संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन अगर मैं मेन आंसर की बात करूँ टीबी, ठीक है, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कैसी है, ये आपकी इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है जो आयोडीन का टेस्ट है, ठीक है, जो आयोडीन का टेस्ट है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आजकल पनीर आपने देखा होगा ना, आजकल आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ज्यादा जो आपका जो पनीर है, ठीक है, वो सिंथेटिक पनीर आ रहा है, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब यहाँ पे कि वो पाम ऑयल वाला पनीर आ रहा है, ठीक है, जो खाने के लिए काफी हानिकारक है। तो उसका टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आयोडीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन का यूज वैसे किस चीज के लिए किया जाता है, फैट का पता करने के लिए, प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, या कोलेस्ट्रॉल को। तो याद रखना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यहाँ पे आपका जो आयोडीन टेस्ट है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे होता है आपका आयोडीन टेस्ट, जैसे पोटैटो है, इसके ऊपर आपने आयोडीन डाला, अगर यहाँ पे कलर कैसा आना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर आया तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कलर आपका येलो ही रह गया तो वहां पे फिर आपको मिलावट नजर आएगी, है ना। ब्लैक हो जाना चाहिए, अगर जितना बढ़िया ब्लैक होगा उतना मतलब वो प्रोडक्ट यहाँ पे प्योर है। अगर ब्लैक नहीं हुआ तो यहाँ पे वो यहाँ पे इम्प्योर आपको, है ना, फिर पता लग जाएगा वो इम्प्योर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसमें क्या बनता है, फैट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना गया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है, C6H12O6, तो क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और वो क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया द केमिकल यूज फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन, ठीक है। देखो आपका जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो आपके फ्रिज वगैरह होते हैं, उसमें कूलिंग करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, यहाँ पे ये 2 नीचे आएगा, NO2 NH4Cl NH4OH, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे आएंगे ये। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये लिक्विड अमोनिया है, ठीक है। तो याद है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका लिक्विड अमोनिया यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आगे पीछे स्लाइड हो गई है, ठीक है, ये आपका आंसर पीछे वाले का था, तो ये फोटोसिंथेसिस वाले का था, बट आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया कि व्हाट डज द सडन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका यहाँ पे एकदम से गिरावट आती है, आपने देखा होगा जो बैरोमीटर होता है, जो बैरोमीटर होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कितनी कमी नमी वगैरह कितनी है ना एटमॉस्फेयर में, उसको नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो अगर बैरोमीटर में एकदम से गिरावट आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वेदर यहाँ पे आपका सनी रहने वाला है, रेन एंड स्टॉर्म आने वाली है, क्लाउड कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन होने वाली है, या फिर एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि आपका तेज आंधी या तूफान यहाँ पे आने वाला है और साथ में बारिश भी होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम से बैरोमीटर की रीडिंग कम हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आंधी तूफान आने वाला है या बारिश आपकी आंधी के साथ तूफान के साथ आएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है डीकम्पोजर्स के बारे में, ठीक है। जो डीकम्पोजर होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है, डीकम्पोजर्स जो क्या करते हैं, जो हमारी कोई भी चीज जब सलगड़ जा, जब आपकी चीज आपने फेंक दी है, ठीक है, जो कैसी है, जो डिग्रेडेबल है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या होती है, अपघटित हो जाती है, ठीक है, या विघटित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, उस चीज को यहाँ पे उसमें से जो न्यूट्रिएंट बाहर निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे डीकम्पोजर्स का यूज किया जाता है। तो डीकम्पोजर्स करते क्या है, तो देखो डीकम्पोजर्स आपने सिंपल याद रखना है, जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसको यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब उसमें से जो भी आपके मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्व हो गए वो मिट्टी में पहुंचा देंगे, जो आपकी हवा में गैसें चाहिए होंगी वो उनको हवा में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डीकम्पोजर्स का यूज किया जाता है किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल किसमें है। अब जिसमें वाटर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको कि उसपे यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ब्लू बिट्रल है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, या जिप्सम है। ब्लू बिट्रल यहाँ पे नीला सोता बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, याद रख लें इसके बारे में, नीला सोता या ब्लू बिट्रल। अगर वॉशिंग सोडा की बात करता हूँ, अभी हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, 10H2O बोलते हैं इसको। जिप्सम अभी देखा था कैल्शियम सल्फेट, और इसमें यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और इसमें जब आधा रह जाए तो इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। लेकिन अगर जो बेकिंग सोडा है इसको क्या होता है फॉर्मूला NaHCO3, ठीक है, तो इसमें कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, इसमें H2O नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, इसमें यहाँ पे क्या है, डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन पूछा गया आपसे, तो उसमें आंसर क्या आएगा आपका, तो बेकिंग सोडा यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का सेशन। होप करता हूँ यहाँ पे मजा आपको आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि सेशन आपको कैसा लगा है।
होप करता हूँ कि आपकी मदद करेगा आने वाले CUET एग्जाम के लिए, ठीक है। और CUET निम्बस आपकी इस तरह से हेल्प करता रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए भी और आपके अगले एग्जाम के लिए भी। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से अगली वीडियोस देखने के लिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।